बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एवोल्यूशन नाम का यूनिट स्टार्ट करेंगे बायो में। इसमें दो कोर्स कंटेंट्स हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह ताला आज इकट्ठा डिस्कस करेंगे। एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से वक्त गुजरने के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तख्लीक होती है, इस चीज़ को हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं और उर्दू में अगर इसे बोलें तो इर्तका का नाम दिया जाता है। एवोल्यूशन के हवाले से इसे नाम दिया जाता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसमें ज़्यादातर एथीस्ट लोग जो हैं वो बिलीव रखते हैं, जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, खुद ब खुद दुनिया का वजूद आया और एक बैक्टीरिया से आज का बनी नौ इंसान के ये जो पूरे का पूरा मजमा है इसकी तख्लीक हुई। इसके बरक्स इसे मैंने नाम दिया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इसके बरक्स जो है वो चीज़ है जिसे मैंने कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, TSC। ये क्या है? इसे डिवाइन थ्योरी भी कहते हैं कि कुदरत ने हर चीज़ को स्पेसिफिकली और स्पेशली पैदा किया है, यानी खासियत है ये कुदरत की कि वो हर चीज़ को ख़ास तौर पे पैदा करती है। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम से पूरी इंसानियत चलाई गई। हर जानवर का आबाओ अजदाद स्पेसिफिकली कुदरत ने कुन का लफ्ज़ कह के पैदा किया। यूं नहीं हुआ कि अचानक से कोई चीज़ बन गई। कार्लस लिनियस वो साइंटिस्ट था जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव रखता था, और डार्विन वो मेन साइंटिस्ट है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव रखता है। तो ये कंपैरिजन देने का मकसद आपको क्या था कि एवोल्यूशन का आइडिया क्लियर हो जाए। अब हमारे पास कोर्स कंटेंट में जो पहला कोर्स कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है कि एवोल्यूशन के एतबार से आपने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बयान करना है। यहाँ पे समझ लें कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने बयान की? थ्योरी जो नेचुरल सिलेक्शन की है ये बयान की डार्विन ने। इसे डार्विनिज्म भी कहते हैं। ओके हो गया जी। अब इस चीज़ को बयान करने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। डार्विन के आबाओ अजदाद साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था लामार्क। उसने सबसे पहले एक थ्योरी पेश की जिसे लामार्किज्म कहते हैं। इसने कहा कि जिस्म के वो ऑर्गन्स जो कसरत से इस्तेमाल होते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं, और जो नहीं इस्तेमाल होते वो डिटेरियोरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मिसाल इसने दी एक ब्लैक स्मिथ, यानी जो हमारे पास लोहा कूटने वाला लोहार है उसके बाइसेप डोले की। मेरा तो है नहीं, लेकिन जो उसका बाइसेप है वो क्या हो जाता है? बहुत स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसका मसल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी तरफ उसने एग्जाम्पल दी कि सांप जो है वो अपनी टांगों को इस्तेमाल नहीं करते थे, पहले टांगें थी उनकी, लेकिन वो जब इस्तेमाल नहीं करते थे तो वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। ज़राफ़ों की भी इसने एग्जाम्पल दी कि ज़राफ़े जब अपनी गर्दनों को खींचते रहे तो उनकी गर्दनें कई नस्लों के बाद लंबी हो गई। अब मामला यहाँ पे ये है कि यहाँ तक तो बात ठीक है जी, इस्तेमाल कर लिया वो ऑर्गन बढ़ गया, लेकिन इसने अगली जो बात की वो हैरान कुन थी। वो कहता है कि जो चीज़ एनवायरनमेंट में इंसान सीखेगा, अप्लाई करेगा, वो अगली नस्ल के अंदर क्या हो जाएगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आप माहौल से हासिल करेंगे वो अगली नस्ल में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बाद अज़ां डार्विन ने इस बात को साबित कर दिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अब डार्विन ने जो डार्विनिज्म पेश किया वो क्या था? डार्विन ने एक समुद्री बेड़े का सफ़र किया जिसे वॉयेज ऑफ बीगल कहते हैं। इसने मुख्तलिफ इक़साम के आइलैंड, अमेरिकन साउथलैंड जो है वहाँ पे इसने देखा, और एक देखा कि ख़ास किस्म की हर ऑर्गेनिज्म पे छाप है उस इलाके की। हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, हम इसकी स्पेशल जो थ्योरी है उसे देखेंगे। इसने बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर जोर दिया। एक परसीव यूनिटी ऑफ लाइफ। इसने कहा कि ज़िंदगी एक दरख्त की जानिब है, एक दरख्त जैसी है। वो क्या है? एक तना जो है वो ओरिजिन है, तना बैक्टीरिया है, तना वो शुरुआती ऑर्गेनिज्म है, और उससे निकलने वाली बहुत सारी शाखें आज की दुनिया है। जिस तरह दुनिया कॉम्प्लेक्स होती गई उसकी शाखें दरख्त की क्या होती गई? बढ़ती गई। बताने का मकसद आपको पता क्या है कि हमारे पास उसने कहा कि जो तना है वो शुरुआती इंडिविजुअल, और शाखें आज की दुनिया यानी हर जानदार की शुरुआत बोलें तो एक ही जगह से हुई। इसे इसलिए कहा कि परसीव यूनिटी ऑफ लाइफ। आपकी बुक में सेम पैराग्राफ लिखा हुआ है, अच्छी तरह से रीड कर लेना है। दूसरे नंबर पे जो बात हुई वो हुई नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन क्या है इसको ज़रा समझ लें। फिटेस्ट विल सर्वाइव के फार्मूले से कि जो सबसे बेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, बाकी ख़त्म हो जाएंगे। सर्वाइवल इन दी टर्म्स किस फॉर्म में समझते हैं? 3 पॉइंट्स हैं मेन।
याद रखिएगा कि कुदरत सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को इतना ज़्यादा पैदा करवाती है कि उतनी स्पेस और फूड नहीं होता। जब कम जगह पे कम फूड में ज़्यादा जानदार पैदा हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं कि मैंने फूड लेना है, मैंने जगह घेरनी है। तो उनमें से जो बेस्ट होंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब तीसरी चीज़ इसमें वो कहता है कि ये सर्वाइव करने की अहलियत रैंडम नहीं है कि मैं सर्वाइव कर जाऊं, वो कर जाए, ये कर जाए ना, ये विरासत के ऊपर डिपेंड है, जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड है कि कितनी किसकी विरासत स्ट्रांग होगी उतनी ही उसकी जो सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस की जो मेन आप कह ले अहलियत है वो उतनी ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बात समझाने का मकसद क्या, कुदरत ने ज़्यादा इंडिविजुअल पैदा करवाए, वो आपस में कंपीट किए और एंड पे जो बच गए अब कुदरत उनसे रिप्रोड्यूस करवाएगी और अब जो नस्ल पैदा होगी वो बेस्ट में से बेस्ट होगी। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके अपोजिट याद रखिएगा, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कि हम अपनी मर्जी से, इंसान अपनी मर्जी से ब्रीडर चुनता है। ब्रीडर क्या, जो नई नस्ल पैदा करने वाला जानवर होता है या पौधा होता है, ब्रीडर को चुनता है और अपनी नस्ल जो है बढ़वाता है। जब इंसान उससे मतलब उस ब्रीडर की नस्ल, तो वो अपनी मर्जी से बढ़वाता है सबसे बेस्ट को चुन के, ठीक है, उसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं कि बेस्ट जानवर से बेस्ट जो है वो औलाद लेनी है ताकि प्रोडक्शन अच्छी हो। लेकिन अगर कुदरत ऐसा करे एक प्रोसेस से गुजार के, तो इसे हम नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का। तो ये दो चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद हैं, एक नेचुरल सिलेक्शन और एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मैं ओवरऑल आपको तमाम कंपैरिजंस के साथ ये चीज़ें जो हैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अच्छा जी, अब एक चीज़ है नियो डार्विनिज्म। अच्छा ये क्या है, IAH, ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या है, ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। मैंने शॉर्ट टर्म्स लिखी ताकि कम जगह घेरे और समझ जो है वो बेहतर आए। आगे ND है नियो डार्विनिज्म। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, मेंडल के लॉ आ गए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने तरक्की की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने तरक्की की, तो डार्विन की थ्योरी को उन तमाम के साथ मिक्स करके एक सिंथेसिस बना दिया गया जिसे नाम देते हैं नियो डार्विनिज्म का। आपने नियो डार्विनिज्म को साथ मिला के पढ़ना है। अच्छा, आगे जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ, जो हमारे पास एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन है, उसे आपने नहीं याद करना, लेकिन एज ए रिलेटेड टॉपिक एक दफा रीड करना है और उसमें डार्विन के मुतालिक MCQs हैं। कि सबसे पहले याद रखिएगा, डार्विन ने जिस चीज से काम शुरू किया अपनी थ्योरी का, वो क्या था, वो बायोजियोग्राफी थी, यानी कि लाइफ का जियोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। इसने बेसिकली दो चीजों की मदद से मेनली जो है अपनी सारे तजर्बात किए थे, एक बायोजियोग्राफी और एक फॉसिल रिकॉर्ड। इनमें सबसे पहले बायोजियोग्राफी, दूसरे नंबर पे उसने फॉसिल रिकॉर्ड को देखा। एक तो ये MCQs, दूसरा आपने उधर एक लाइन लिखी हुई है कि फॉसिल रिकॉर्ड विजुअल डिस्प्ले देते हैं। विजुअल मतलब हमें नजर आता है। अब आप सोचेंगे कि सर बायोजियोग्राफी भी तो नजर आता है आंखों से, लेकिन हमने किताब की लाइन को फॉलो करते हुए विजुअल डिस्प्ले जो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो किससे आया, फॉसिल रिकॉर्ड से। इस MCQs को अच्छी तरह से देखना है। ये आर्ट्स टाइप चीजें हैं, पढ़ने वाली हैं, अच्छी तरह से क्रैम करना है आपने। क्रैम कहां से कहां तक करना है, लामार्किज्म से शुरू करेंगे, यानी कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरे नंबर पे आप डार्विन का वो सारा सफर उसे भी देखेंगे और आगे नियो डार्विनिज्म तक इसे पूरे का पूरा क्रैम कर लेंगे एक एक लाइन को। फिर मैंने जो आपको एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में 2-3 लाइनें बताई हैं वो अच्छी तरह इससे कोरिलेट कर लेंगे, बाकी एक दफा रिलेटेडली आप रीड कर लेंगे। यहां तक हमारा पहला कंटेंट हो जाता है खत्म। आज हमारा जो दूसरा कंटेंट है जिस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, एक्सरसाइज में 2 MCQs मौजूद हैं, उनको करने पे मामला होता है। मैं भी FSC में 1-2 MCQs से इस तरह करवाता हूँ कि जिसमें दरमियाना सा मामला रहे। उसकी वजह क्या है, मुख्तलिफ गाइड्स में इसे अलग तरीके से ही हर बंदे ने किया है, लेकिन एंटी टेस्ट में क्योंकि हमने एक्चुअल चीज़ पढ़नी होती है जो प्रॉपर वे में हल किया जा सके जिससे चीज़ों को, तो आज हम इसे उस सेंस में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का रोल है, न्यूमेरिकल टाइप चीज़ है, इस वजह से बहुत ज़्यादा ध्यान से क्रिटिकली देखना है। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर समझाऊँ, अल्लाह ताला आपके जहनों में इस बात को डाले। तो काइंडली देखिएगा, हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। सबसे पहली बात, हार्डी और वेनबर्ग 2 अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक प्रिंसिपल भी कहा जाता है, असूल भी, और थ्योरम जो है पेश किया, जिसमें जीन्स या अलील्स की फ्रीक्वेंसी
और उनकी जीनोटाइप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीनोटाइप अलील्स के मिलने से होती है। मिसाल के तौर पे ये एक ए जो है ये एक अलील है, पार्टनर है किसी दूसरे जीन का, और ये क्या है, पेयर ऑफ अलील है, ऐसे ही है ना जी, जीन्स का जोड़ा है। अब याद रखिएगा कि ये ए सिंपल हो तो इसे कहेंगे ये एक अलील है, ये किसी चीज की जीनोटाइप को वाजे नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये पेयर की फॉर्म में आ जाए तो ये उसकी जीनोटाइप को वाजे कर सकता है। बिल्कुल सिंपल रखना है, अकेला हो तो इसे सिंपल अलील कहेंगे, ये जीनोटाइप नहीं बना रहा, लेकिन अगर पेयर की फॉर्म में आ जाए तो ये जीनोटाइप बनाता है। मैंने इस वजह से बताया क्योंकि इस चीज की बेस पे पूरे का पूरा थ्योरम है। अच्छा, मैंने आपके सामने बात क्या की कि जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है उसमें जो जीन्स या अलील्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, उसके बारे में बात है और इनसे बनने वाली जीनोटाइप के बारे में बात है। फिर ये बात करते क्या हैं, वो कहते हैं किसी पॉपुलेशन में, बात को गौर से सुनना है, किसी पॉपुलेशन में जीन्स या अलील्स की फ्रीक्वेंसी और इस जीन या अलील से बनने वाली जीनोटाइप हमेशा कांस्टेंट रहती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, मायोसिस के जरिए, अनटिल अनलेस कुछ फैक्टर्स हैं वो ये मैंने लिखे हुए हैं जो इसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो वकूअ पज़ीर ना हो तो हमेशा जो अलील्स की फ्रीक्वेंसी है या जो हमारे पास जीनोटाइप है वो हमेशा सेम रहेगी। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ कि किसी पॉपुलेशंस में जीन्स या अलील्स की फ्रीक्वेंसी या उन इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अनलेस अनटिल क्या ना हो जाए, ये फैक्टर्स एक्ट ना कर जाए, वरना सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मायोसिस उस पर असरअंदाज नहीं होती। ये बुक की स्टेटमेंट है, एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट आ सकती है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, मजीद आगे बढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं क्योंकि इसी टॉपिक के आगे पीछे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जो इसी का हिस्सा हैं, ठीक है कि अभी आपको मार्क करवा दूंगा, उसमें ये टर्म्स लिखी हुई हैं, जिसमें पहली है पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो एक ही जगह पे और एक ही वक्त में मौजूद हों, इन्हें हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। याद रखिएगा, एक ही जगह पे एक ही वक्त में पाया जाने वाला जो एक ही स्पीशीज का गिरोह है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। जिस तरह आपको मिसाल दी हुई है कि चावलों के खेत में चूहों का जो गिरोह है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये इंसानी स्पीशीज एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब यहाँ पे बात बड़े गौर से सुननी है। एक पॉपुलेशन में इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म यानी माँ बाप से बच्चों में विरासत कैसे आती है और दूसरा बच्चों में वेरिएशन कैसे पैदा होती है। विरासत का ट्रांसफर का मैकेनिज्म, पॉपुलेशन पूरी की बात कर रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन में विरासत के ट्रांसफर होने का मैकेनिज्म और वेरिएशंस जो आती हैं वो जिस ब्रांच के जरिए स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। उसके बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। एक खास एरिया में, एक खास पर्टिकुलर एरिया में जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जाएं किसी पॉपुलेशन के, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया, उसे नाम देते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसके बाद है जीन पूल। यहां पे हम किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। अगर एक इंडिविजुअल के जीन्स की बात की जाए तो कहते हैं ये उस इंडिविजुअल का जीनोम है, याद रखना है। लेकिन जब एक पूरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में किसी खास करैक्टर के वो जो सारे जीन्स मौजूद हैं उन्हें हम नाम देते हैं जीन पूल। यानी तमाम जीन्स किसी एक पॉपुलेशन के, वो क्या कहलाता है, जीन पूल। यानी जीन पूल पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी है, किसी इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं है। उसके बाद है जीन या अलील फ्रीक्वेंसी। इसको समझते हैं, ये क्रोमोसोम है, इस पे ये एक्स जीन मौजूद है, एक क्रोमोसोम, इस पे एक्स जीन। अब याद रखिएगा ये एक्स जीन मुझ में है फर्ज कर लें तो, और एक पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल में है, समझ आई बात की। टोटल नंबर ऑफ जीन्स या टोटल नंबर ऑफ अलील्स ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, यानी एक जीन ने फिनोटाइप बनानी ना, ज़ाहिरियत बनानी। मिसाल के तौर पे मेरी आंखों के कलर का जो जीन है वो मुझ में तो मौजूद है, ऐसा ही जीन और कहां कहां पे मौजूद है। अगर इस चीज को हम देखें तो इसे जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ डेफिनेशन है, लेकिन आपने याद रखना है टोटल नंबर ऑफ जीन्स और अलील्स फॉर ए पर्टिकुलर फिनोटाइप, किसी खास फिनोटाइप के वो जो खास जीन्स या अलील्स हैं वो
उस पॉपुलेशन में क्या कहलाता है, इसे जीन फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और आखिरी चीज़ है फिक्स्ड अलील्स। मिसाल के तौर पे अगर ये एक्स जीन, फर्ज कर लें नीली आंखों का जीन है, ऐश्वर्या राय की नीली आंखें थी, तो ये जनाब अगर एक्स जीन नीली आंखों का जीन है और ये पूरी पॉपुलेशन में लाजमी तौर पे पाया जाता है, यानी पूरी पॉपुलेशन इसके लिए होमोजाइगस है, ये लाजिम है, बाकी कुछ और हो ना हो, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड अलील। तो ये आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इसके रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आए तो आप इसे हल कर सकें। अच्छा जी, अब उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की वही डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई कि जो जीनोटाइप है या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स है वो हमेशा कायम रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है अनटिल अनलेस ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके ऊपर एक्ट ना करें। तो अब इसको हल करने के लिए बेसिकली ये जो जीन्स की या अलील्स की फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप, इसको सॉल्व करने के लिए इस रिलेशन को इन्होंने कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस दिए, जिसको एक खास इक्वेशन से इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन है P + Q = 1 और एक आपको हमेशा मिलेगी P² + 2PQ + Q² = 1। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये कैसे हो जाती है, मतलब कन्वर्जन कैसे हो जाती है। आज मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से कि आपको समझ आ जाए, बाकी अल्लाह ताला जो है आपके जहनों में उसे डालें। अच्छा, P हो या Q हो, ये किसी एक अलील को शो करते हैं। P हमेशा डोमिनेंट अलील को शो करता है ए को, यानी ये जो P होता है ये हमेशा कैपिटल A को शो करता है और Q हमेशा स्मॉल a को। स्मॉल हमेशा रिसेसिव को कहते हैं और कैपिटल हमेशा डोमिनेंट को। यानी पहला एमसीक्यूज सुनते जाइएगा, इक्वेशन से निकालने लगा हूं। पहला एमसीक्यूज क्या है कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कौन शो करता है, P शो करता है। मैंने अलीलिक फ्रीक्वेंसी कही है, अभी जीनोटाइप की बात या इंडिविजुअल की बात नहीं है, सिर्फ एक अलील की बात कर रहा हूं कि हमारे पास ये जो P है ये कैपिटल A मैंने साथ इस वजह से लिख दिया, ये एक डोमिनेंट जीन है, तो P डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी शो करता है। एक एमसीक्यूज हो गया। Q किसकी करेगा, ये रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी शो करेगा, इधर स्मॉल a लिख लेते हैं। दो चीजें हो गई, आसान बात है। अब ये P² क्या है, याद रखिएगा, एक A है, इसके साथ एक और A मिलाएंगे तो ये जीनोटाइप बन जाएगी, ये खास इंडिविजुअलिटी बन जाएगी। ये अब एक अलील नहीं रहेगा। तो P² बेसिकली परसेंटेज शो करता है। क्या शो करता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, परसेंटेज शो करता है किसी कैपिटल इंडिविजुअल की या किसी खास जीनोटाइप की। अब एक अलील नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे P² हमेशा शो करेगा कैपिटल A, यानी एक पूरे कॉम्बिनेशन को, एक पूरे इंडिविजुअलिटी को, एक पूरी जीनोटाइप को। ओके हो गया। दूसरे नंबर पे 2PQ आ गया, ये हेट्रोजाइगोट को, ये होमोजाइगोट को, एक इंडिविजुअल को कहते हैं ना होमोजाइगोट, जिसमें होमोजाइगस कंडीशन हो, ये हेट्रोजाइगोट को शो कर रहा है, यानी ये कैपिटल A स्मॉल a कॉम्बिनेशन को शो करेगा। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, ये कैपिटल A स्मॉल a कॉम्बिनेशन को शो करेगा। जब भी किसी हेट्रोजाइगोट का पूछा जाए, आगे मैं सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम, या पूछा जाए परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो 2PQ आएगा, सिंपल PQ नहीं आएगा, रूल है 2PQ आएगा। और जब बात करें Q² की, तो ये क्या होगा, होमोजाइगस इंडिविजुअलिटी ही है, लेकिन कौन सी, रिसेसिव, यानी स्मॉल a को ये शो करेगा। उम्मीद है इस तरह से आपको ये समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। ये क्या है, ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किसकी, डोमिनेंट जीन की, ये रिसेसिव जीन की। अच्छा, जीन और अलील मिक्स वर्ड आ रहा है, याद रखें, जीन अगर जोड़ों की फॉर्म में उन्हें अलील कहते हैं, तो यहां पे जरूरी नहीं जोड़ा पाया जाए। मिसाल के तौर पे ये एक है, ये है, तो जोड़ा आपस में, जब आपस में कंबाइन होगा, लेकिन इंडिविजुअल एक को स्टडी करें तो इसे क्या बोलेंगे, ये एक अलील है। ठीक है, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, सर जीन और अलील में फर्क क्या है। ठीक है, तो यहां पे PQ, P², 2PQ और Q² की मैं बात कर रहा था, ये डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी, रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी। यहां पे डोमिनेंट क्या चीज जी, होमोजाइगस जो इंडिविजुअल है उसकी, या जो पूरी जीनोटाइप है उसकी परसेंटेज, ये हेट्रोजाइगोट की परसेंटेज, और यहां पे जो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल या जीनोटाइप है
उसकी परसेंटेज है। यहां तक बात क्लियर हो गया? पता क्या चला कि अगर हमने पी क्यू क्या रखा, जरा गौर से देखिएगा, ये एक एक अलील को शो कर रहे हैं। अगर हमने कैपिटल ए वाली जीनोटाइप या इंडिविजुअल को शो करना है, पी स्क्वायर पे ले जाएंगे, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर, 2pq कैपिटल ए स्मॉल ए पे आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको इसके वैल्यूज पुट करने के लिए जो चीजें हैं वो समझ आ जाएंगे। मेरी बात को फॉलो किया। अच्छा, एक और चीज समझ लें, अगर हमारे पास सिंपल पी है तो ये एक अलील है जैसा कि मैंने बताया, और हमने जब कंबाइन इफेक्ट लेने तो डेफिनेटली इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा। ये क्या है, सिंगल अलील है। अच्छा, अब इसकी बुनियाद पे बुक में एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास 500 फ्लावर्स की, फूलों की पॉपुलेशन है। अच्छा, इसमें पिंक कलर जो है वो डोमिनेंट है, वाइट कलर क्या है, रिसेसिव है। उसने सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। पिंक कलर की 480 तादाद है, जबकि वाइट कलर की तादाद क्या है, 20 है। अच्छा, अब इस पिंक कलर में होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन वाले हैं कितने जी, हमारे पास 64%। ठीक होगी बात जी। ये बेसिकली बुक में इसे दिया हुआ है कि ये 320 हैं, और हमारे पास जो कैपिटल ए स्मॉल ए यानी कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन वाले हैं 2pq, ये कितने हैं, 160 इंडिविजुअल हैं। और हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल वाले ये टोटल कितने मौजूद होते हैं जी, ये 20 इंडिविजुअल हैं। इनका टोटल करें तो क्या है, 480 बनेगा। अच्छा, अब कैपिटल ए मैंने इधर बड़ी तफसील से समझा के लाया हूँ, पी स्क्वायर है, ये क्या है, 2pq है, और स्मॉल ए स्मॉल क्या है, q स्क्वायर। मैं फिर बता रहा हूँ, ए को 2pq लिखेंगे, रूल है बाइनोमियल इक्वेशन का, अपनी मर्जी नहीं करनी। अच्छा, अब इनकी अगर परसेंटेज निकालें तो 320 को तकसीम करें 5 से 64%, 160 को तकसीम करें 32% और 20 को तकसीम करें तो 4% परसेंटेज बनती है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी के एतबार से एक में से इन्हें फ्रीक्वेंसी के एतबार से निकालें तो 0.64, 0.32, 0.04 आएगी क्या जी, फ्रीक्वेंसी। किन की, इन इंडिविजुअल्स की। अभी एक सिंगल कोई अलील की बात नहीं हो रही, ये इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी है। मेरी बात को फॉलो किया? ये आप जब वो डाटा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज लिखने का मकसद क्या था, हमारे पास अगर हम फ्रीक्वेंसी अब एक अलील की निकालना चाहें, जरा गौर से देखिएगा, तो ये हमारे पास अगर एक हम माने सेंट्रल चीज, तो एक में से याद रखिएगा 0.8 वैल्यू किसकी है, इस 480 वाले की, और जो हमारे पास 0.2 वैल्यू है वो किसकी है, ये वाइट फ्लावर वाले की है हमारे पास। मतलब ये एक वेरिएबिलिटी है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कैसे जी। P जो है मैंने कहा इक्वेशन में यूज होगा, इसमें जो डोमिनेंट अलील है वो 0.8 है, और रिसेसिव अलील जो है वो क्या है, 0.2 है। मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया कि डोमिनेंट अलील को P से जाहिर करते हैं और Q से किससे जाहिर करते हैं, रिसेसिव अलील को। मैंने कहा ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ी देर के ये सब कुछ भूल जाए, हमारे पास सिर्फ ये मौजूद है 0.8 और 0.2। तो मैंने कहा P + Q = 1। अगर मेरे पास सिर्फ P मौजूद है और दूसरी हमारे पास वैल्यू मौजूद ही नहीं है जी किस चीज़ की, या Q मौजूद है, P की वैल्यू ही नहीं मौजूद, तो हम क्या करेंगे, P को इस तरफ रख के 1 - Q, 1 - 0.2, और ये क्या आ जाएगी, 0.8 आ जाएगी। यानी हमारे पास ये टोटल एक अगर मौजूद हो, दूसरी निकालने का तरीका उसने बताया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर हमने, ये तो थी एक अलील की हम कह लें फ्रीक्वेंसी, अगर हमने जीनोटाइप लेनी है, इंडिविजुअल फ्लावर्स की जीनोटाइप देखनी है, अब इंडिविजुअल पे बात आ गई तो हम इनका स्क्वायर लेंगे, दोनों अतराफ पे स्क्वायर लेंगे तो बाइनोमियल इक्वेशन आ जाएगी, P स्क्वायर + 2pq + Q स्क्वायर = 1। अच्छा, अब क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, अब इधर P स्क्वायर हमें पता है क्या है, P की वैल्यू 0.8, इसका हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। इधर हमने वैल्यूज पुट की P की और Q की, 0.8, 0.2, तो हमारे पास तीसरे नंबर पे Q स्क्वायर में 0.2 दर्ज किया और इसकी स्क्वायर ले लिया हमने। तो ये पहाड़ा मुझे तो पंजाबी में याद है, आप अपना वो जार जूर वाला पढ़ लें, तो 8 × 8 = 64 होंदा है, तो 0.64 आ गया। ठीक है, 8 दूने 16 होंदा है, 16 दूने 32 होंदा है, 0.32 आ गया। क्योंकि हमने पंजाबी में याद किया तो मैंने इधर पंजाबी बोलनी है, इतनी मुझे उर्दू नहीं आती कि मैं इधर भी लगा सकूं। अच्छा, और इधर क्या, 2 दूने 4 होंदा है, तो 0.04 आ गया। अब क्या ये वही परसेंटेजेस नहीं है जो हमने पढ़ी किसी इंडिविजुअल की, यानी हमें एक अलील की फ्रीक्वेंसी मौजूद हो तो हम एक इंडिविजुअल की जीनोटाइप को निकाल सकते हैं। इसी वजह से मैंने लिखा है ये हम स्क्वायर क्यों लेते हैं, टू डिटरमिन जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, हो गया मेरा पुत्र। तो ये दो चीजें आ गई। अब इसकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज में ना 2 तरह के सवाल दिए गए हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी ट्रू सेंस पढ़ेंगे, अब आपने सारे खुलासों को भूल जाना है।
अच्छा, पहला सवाल, एक्सरसाइज आपने ये लेक्चर लेते हुए इधर पॉज करके वीडियो को एक्सरसाइज निकाल लेनी है। तो पहला जो उसमें न्यूमेरिकल सवाल है उसमें बताया कि एक इंडिविजुअल में कैपिटल बी एक डोमिनेंट जीन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 0.7। मैंने कहा कि इसे हमने पी से जाहिर करना है तो पी साथ ही लिख लें। हमारे पास Q यानी जो स्मॉल b है, कैपिटल B तो उसने बता दिया, स्मॉल b हमने मालूम करना है। उसने पूछा कुछ और है लेकिन ये हमें इधर मालूम नहीं है। उसने पूछा क्या है, हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल। देखें उसने अलीलिक फ्रीक्वेंसी दी है रकम में, पूछ क्या लिया, हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल की परसेंटेज पूछी। यानी इधर हमें ज़हन में रहना चाहिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अलील दिया है तो हम क्या करेंगे, स्केयर लेंगे। जिस तरह मैंने बताया कि ये चीज़ हमें दे दी है, हमने क्या करना है, स्केयर लेना है। ठीक होगी बात जी। तो अब क्या होगा, हमने सबसे पहले Q को मालूम करना है। Q को मालूम करने के लिए एक में से मनफी किया हमने क्या जी, ये P की वैल्यू 0.7 तो 0.3 आ गया। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, Q की वैल्यू है। हमें पहले ये निकालना था। यहां तक भी सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हमने क्योंकि एक इंडिविजुअलिटी निकालनी है, सिंगल अलील नहीं लेना, तो क्या करना पड़ेगा, स्केयर्स लेने पड़ेंगे। तो बाइनोमियल इक्वेशन लिखी, इनकी वैल्यू दर्ज की। अब उसने हेट्रोजाइगोट पूछा है, 2pq पूछा है, तो 7 या 21 दूने 0.42। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज का आंसर आ जाएगा 0.42। ठीक होगी बात जी। अब इसमें अगर वो पूछ लेता कि डोमिनेंट जो होमोजाइगस इंडिविजुअलिटी है तो वो क्या आनी थी, 0.49। अगर वो पूछ लेता कि जो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअलिटी है क्या है, तो 0.09 आंसर आना था। इसे बार बार रिवाइंड करके समझिएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, इस कंडीशन में उसने पूछा क्या था, इंडिविजुअलिटी को, यानी पूरे की पूरी जीनोटाइप को पूछ लिया था। रकम में क्या दिया था, स्टेटमेंट में क्या दिया था, सिंगल अलील को। अच्छा, अब इसका उल्ट भी तो हो सकता है ना, वो परसेंटेज इंडिविजुअलिटी बता के अलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछ ले। अगले सवाल में यही हुआ है जिसकी वजह से तकरीबन सारे मास्टरों ने बेड़ा गर्क किया होता है इस सवाल का। तो अब आपने सही सेंस में इसे समझना है। उसने क्या किया कि हमारे पास रिसेसिव इंडिविजुअल 16% है। उसने इंडिविजुअल बता दिया, पूछे क्या अलीलिक फ्रीक्वेंसी। हमारे पास जी ये रिसेसिव इंडिविजुअल्स हैं कितने परसेंट, 16%। हम ये परसेंटेज को गेट रिड ऑफ करके 0.16 इसका निकाल लिया, मतलब फ्रैक्शन में। अब ये क्या चीज़ है, मैंने आसानी के लिए लिख लिया, ये Q स्केयर है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी पूछी और कौन सी, रिसेसिव, तो उसके लिए क्या आना है, Q स्केयर आना है। अच्छा, अब इसने याद रखिएगा डोमिनेंट अलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछ ली है, अलील की फ्रीक्वेंसी पूछी है, यहाँ पे इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी। अक्सर क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है जनाब, डायरेक्ट ही इसे मनफी किया, 0.84 जो आता है वो आंसर लगा दिया। वो टोटली रॉन्ग है, ना ही आपने उधर जाना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करवाते हैं, उस चीज़ को छोड़े, अब सही वाला पढ़ना है। अच्छा, उसने पूछा क्या, डोमिनेंट अलीलिक फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल को नहीं पूछा। तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि जब एक सिंपल अलील को कन्वर्ट करना हो इंडिविजुअल जीनोटाइप में, हम स्केयर लेंगे। और अगर हमने इंडिविजुअल को कन्वर्ट करना है अलील में तो हम स्केयर उड़ा देंगे। और आपको पता है स्केयर का उल्ट क्या होता है, आपको पता है इसे स्केयर रूट या हम जजर कहते हैं। तो हमने Q स्केयर हमें पता है 0.16 है, लिख के दोनों तरफ ये जजर ले लेना है, स्केयर रूट ले लेना है। Q अपनी असली हालत में आ जाएगा, यानी ये इसके साथ कट जाएगा। और ये 0.16 का 0.4 मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया, मैथमेटिक्स मेरी कमजोर है, तो इधर Q इज इक्वल टू 0.4 आ गया। ये वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअलिटी की। उसने क्या पूछी है, डोमिनेंट अलील, सॉरी मैं इसे उल्ट कर गया। ये Q क्या है, ये हमारे पास एक खास अलीलिक फ्रीक्वेंसी है, किसकी, रिसेसिव अलील की। सोखा हो गया, वो जो मैंने एक लफ्ज बोला उसे काट दें, ठीक होगी बाजी। तो बात क्या है कि ये जो Q है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रिसेसिव अलील की 0.4 फ्रीक्वेंसी है। उसने क्या पूछा है, डोमिनेंट अलील को पूछा है। तो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने P + Q = 1 लिखा। P हमने मालूम करना है 1 - Q 1 - 0.4, तो 0.6 इस MCQs का आंसर आ जाना था। ये आप लोगों के पास इसका एक अहम पॉइंट है, ठीक होगी बाजी। अब दूसरे नंबर पे आपके पास देखें, हमने अगर उसने ये चीज दी हुई है मिसाल के तौर पे रिसेसिव इंडिविजुअल, तो अगर डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछ ले तो वो 84% या 0.84। फिर बोल रहा हूं कि डोमिनेंट अगर वो पूछे क्या जी इंडिविजुअलिटी या जीनोटाइप, तो ये आंसर होगा। और अगर अलील पूछे तो ये तरीकाकार है सॉल्व करने का।
अच्छा, अब बात पता क्या है, मैं फिर से इसे बोल देता हूँ। इस कंडीशन में उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था हमसे किस बारे में, एक पूरी इंडिविजुअलिटी के बारे में, हेटेरोजाइगोट के बारे में, एक पूरी इंडिविजुअल से मतलब मैं ले रहा हूँ एक पूरा कम्बिनेशन जो जीनोटाइप है। बताया क्या था, एक सिंगल अलील फ्रीक्वेंसी बताई थी, समझ आ गई बात की। अच्छा, और यहाँ पे उसने क्या बताया था, एक इंडिविजुअलिटी बता के, जीनोटाइप बता के उसने एक अलील की फ्रीक्वेंसी पूछ ली। ये दो रूप में सवाल आते हैं। अब स्टेटमेंट बदली जाएंगी, रकमें बदली जाएंगी, तरीकाकार सेम है। अब आखिरी चीज इसी हवाले से एक आखिरी न्यूमेरिकल आपको मैं इसके सारे रूप बताने के लिए बता रहा हूं। मेरी स्टेटमेंट को रजिस्टर्स पे लिखना है, मैं कोई स्क्रीन पे शो नहीं करूंगा। मैं इसी रकम से ले लेता हूँ। एक पॉपुलेशन में, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा सुनिएगा, एक पॉपुलेशन में 16% इंडिविजुअल्स को सिकल सेल एनीमिया है। एक पॉपुलेशन में 16% इंडिविजुअल्स को सिकल सेल एनीमिया है। अब सिकल सेल एनीमिया एक रिसेसिव ट्रेट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पॉपुलेशन में 16% इंडिविजुअल्स, यानी उसने क्या दी है, इंडिविजुअल्स की जीनोटाइप दी है। 16% को सिकल सेल एनीमिया है और वो ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। अब इसमें डोमिनेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, पहला सवाल आपसे, डोमिनेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो कितने होंगे? ठीक होगी बात जी। डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की परसेंटेज डेफिनेटली कितनी होगी, 84% होगी। ओके हो गया जी। यानी 16% क्या है जिनको सिकल सेल एनीमिया है और ये रिसेसिव है, और जिनको नहीं है, जो डोमिनेंट ट्रेट वाले हैं, वो क्या हैं, 84% हैं। अगर ये डाटा दिया हो तो अब तीन तरह से आपको सवालात पूछे जा सकते हैं। पहली किस्म जो सवाल की है वो ये है कि हमारे पास अगर रिसेसिव गिवन है तो जो मैंने दूसरी रकम बताई, तो बताएं जी डोमिनेंट इंडिविजुअल की परसेंटेज क्या है, तो वो 84% है। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी बताएं, डोमिनेंट की अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो डेफिनेटली आपने क्या करना है, 16% को 0.16 करना है। इसको जब 1 से मनफी करेंगे तो 0.84 जो है ये डोमिनेंट अलीलिक फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। ये दूसरा रूप जो हमने कहाँ पे किया, सिंपल जो इसको मतलब निकालने के लिए कि P + Q = 1 वाला, कि हमने सिर्फ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मनफी करना है और को फार्मूला निकालना। आपको जो तीसरा रूप इसमें पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि बताएं इसमें हेटेरोजाइगोट कंडीशन कौन सी है, तब ये वाला तरीका है जो पूरा समझाया। अगर इसी में दूसरा रूप पूछा जा सके कि मुझे बताएं इसमें अगर वो इंडिविजुअलिटी में डोमिनेंट अलील फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव पूछता है तो वो क्या है, तो फिर ये इनवर्स स्क्वायर वाला आपने फार्मूला लगाना है। यहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या आपसे बात की, इसी के मुताबिक आपने सारे MCQs हल करने हैं। मैं मजीद इसका एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको सैंपल के तौर पे भेजूंगा ताकि आप लोगों से क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। अब आज की आखिरी चीज छोटी सी, वो क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम पे एक्ट करते हैं। अब उसमें से एक है म्यूटेशन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। अगर ये सीक्वेंस ऑफ जीन्स में तब्दीली आ गई तो सब कुछ तब्दील हो जाएगा, सारी फ्रीक्वेंसी उल्ट पुल्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है माइग्रेशन। बुक में लिखा हुआ है लोकली इसका कोई असर नहीं होता, ये एवोल्यूशन को प्रिवेंट करती है। मतलब आप यही है कि सरगोदा के अंदर ही मूव कर रहे हैं और यहाँ पे अगली नस्ल आ रही है तो इससे कोई इतना ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अमेरिका से सरगोदा में लोग आ जाएं या सरगोदा से अमेरिका में, यानी इमिग्रेशन आना, एमिग्रेशन निकलना, अगर ये हो जाए तो तब अलील्स के अंदर क्या होगा, चेंज होगा। इस वजह से उसने कहा लोकली प्रिवेंट करता है, लेकिन अगर इमिग्रेशन और एमिग्रेशन एक एरिया से बाहर और उसके अंदर एंट्री हो तब चेंजेस होगा अलीलिक फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सडनली होता है, बाई चांस होता है। नई नस्ल के अंदर पूरे के पूरे जीन से एक लोकस से एक जीन ही गायब हो गया। अब उस पूरी नस्ल में मिसाल के तौर पे जिस तरह वेस्ट इंडीज में सफ़ेद बच्चा पैदा होने के जीन्स ही गायब हैं, सारे ही काले पैदा होते, तो इसे क्या बोलते, जेनेटिक ड्रिफ्ट। मतलब कभी जब इंसानियत शुरू हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तो सफ़ेद से ही वो काले बने हैं ना, तो किस तरह बने, जेनेटिक ड्रिफ्ट से बने। उसके बाद आपके पास है नॉन रैंडम मेटिंग। क्या है, एक ही नस्ल में, मतलब फैमिली में शादी होना नॉन रैंडम मेटिंग है, सादा सी बात है। इन ब्रीडिंग, एक ही नस्ल में बार बार ब्रीडिंग से अब क्या होगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, तब्दीलियां खत्म हो जाएंगी, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। और इसी वजह से कहते हैं कि एक ही खानदान में बार बार शादी हो तो बच्चे गूंगे बहरे पैदा होते हैं, नलायक पैदा होते हैं। वो तब है कि आपके बाओ अजदाद में कॉन्टीन्यूसली ये हो रहा है, ठीक है। इस वजह डरना नहीं है, खाला दी कुड़ी नाल विआह कीता ते बंदा जड़ा ना बच्चे गूंगे बहरे पैदा होने, नहीं, ये जाहिलों की बातें हैं, ठीक है। एक आध शादी से कुछ नहीं होता, यानी आपकी
आपकी नस्ल में 10 दफ़ा कज़न्स मैरिज हो जाए फिर जाके ये मामला होगा, एक कज़न मैरिज नाल कुछ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या है? वही फिटेस्ट विल सर्वाइव, नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर अगर सेलेक्ट करके कुछ इंडिविजुअल्स को रख लेती है, बाकी डिटीरियोरेट कर लेती है, तो डेफिनेटली जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आना है। अच्छा, अब एक काइंडली रिक्वेस्ट सुनिएगा, ये पढ़ते हुए लेक्चर सुनते हुए डेफिनेटली आपको कन्फ्यूजन होनी है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता दूं, तरीकाकार क्या है क्वेश्चन पूछने से पहले, कम से कम इस लेक्चर को, ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की इस चीज़ को अच्छी तरह से, क्योंकि किताब में उसने नहीं एलेबोरेट किया, अच्छी तरह से कम मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है इस पोर्शन को, ये 20-25 मिनट के कम से कम 5 दफ़ा सुने और फिर रजिस्टर्स पे लिखें, अपनी तरफ से रकमें बनाएं, स्टेटमेंट बनाएं, क्वेश्चन को हल करें। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं और जगह से देखने की, और कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना है, सिंपल पी और क्यू हो तो वो एक जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी है, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर या 2pq हो तो वो एक पूरी जीनोटाइप है, एक इंडिविजुअल की परसेंटेज है, वो एक अलील नहीं रह जाता। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।